ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। हमारे तीसरे साथी वसतुल्लाह ख़ान आजकल लंदन में हैं, ज़रा देर में वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। इस वक्त अमरीकी वाइट हाउस में एक अहम मुलाकात हो रही है सदर ट्रंप और इज़राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान। 21 निकाती एक मंसूबा है गज़ा के हवाले से, वो इस वक्त ज़ेर गौर है। मंसूबे के जो मकासद हैं और जो निकात हैं उन पर ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अभी हमने ज़रा देर पहले देखा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मंसूबे का, अमरीकी मंसूबे का खैर मक़दम किया है। वो कहते हैं कि गज़ा में जंग बंद हो, इससे अच्छी और क्या बात है। इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे कि ये मंसूबा क्या है। साथ ही ज़िक्र होगा पाकिस्तान में उस अक़लियती बरादरी का जो ना ज़िंदा महफूज है और ना मर कर महफूज है। सियालकोट के गाँव पीरोचक में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हुई है। वहाँ पर मुश्तइल हुजूम ने दंगा फसाद करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसका भी प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। लेकिन आगाज़ कल दुबई में आपने देखा कि जो खेला जाने वाला सनसनीखेज़ मैच था उसमें हार जीत होती है, लेकिन हमने देखा पहली बार कि भारतीय टीम की तरफ से इस पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट की वो रिवायात, उनकी बार बार धज्जियाँ उड़ाई गईं। कल जैसे तैसे उन्होंने मैच जीता, लेकिन ट्रॉफ़ी लेने से इनकार किया कि हम पाकिस्तान के जो हैं चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन नकवी, उनसे हम ये नहीं लेंगे। अब उसके बाद से पूरी एक बहस चल रही है क्रिकेट की दुनिया में। ख़ुद भारत में नरेंद्र मोदी को खासी तनकीद का निशाना बनाया गया है अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एशिया कप की इस जीत को ऑपरेशन संदूर से जोड़ने की कोशिश की और उस पर बहुत ज़रा सोशल मीडिया वगैरह पे ठीक ठाक लेदे हुई है। सोशल मीडिया पे काफ़ी लेदे हुई है। जाहिर है उनके जो भक्त हैं वो तो कह रहे हैं सर बिल्कुल, लेकिन जो ऑपोजिशन है उसका एक अलग मौक़िफ़ है। मोदी ने क्या ट्वीट की थी कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड, आउटकम इज़ द सेम, इंडिया विंस। फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी इनका जवाब दिया कि भाई तुम वहाँ पे भी हारे थे और यू आर डिसग्रेसिंग द वेरी स्पिरिट ऑफ द गेम। और कुछ देर के लिए ये भी एक क्या कहते हैं चमत्कार है कि मोहसिन नकवी के लिए कुछ हद तक हमदर्दियाँ बढ़ी थी पाकिस्तान में। जी हाँ, टेम्पररी इफेक्ट है आई एम श्योर, लेकिन ये भी हुआ है। अब ज़रार और मैं, हमारी जो क्रिकेट में दिलचस्पी है वो है तो सही, ये लेकिन पूरा मैच आप हैरान होंगे ये सुन के शाहज़ेब के, ये मैंने पूरा मैच देखा है, पूरा मैच देखा है। कर ओपनिंग शानदार थी और फिर बस उसके बाद बस जो भी हुआ वो हमने देखा, लेकिन मजा आया होगा देखने में। मजा आया था। अच्छा, जहाँ तक मोदी की बात है, सॉरी तो मैं एक बस क्लिप चलाना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के सदर हैं हर्षवर्धन सकपाल, उनका एक बड़ा एक अच्छी इंटरेस्टिंग इस पे टेक थी। पानी में, हवा में, खेल में जहाँ मौका मिला वहाँ राजनीति खूब जम से करो और पोलराइजेशन करो। ये नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है उसका एक प्रत्यय कल के उनके इस भूमिका से आया। भारत कोई पहली बार एशिया कप जीता नहीं, हमको फख्र है उनके जीत का, मगर एक गरिमा हमारे देश की जो है उसका ध्यान वो नहीं रखते, उस पर मैं अफसोस जाए जी। तो आज हमने हमारे साथ फैजाल लाखानी भाई हैं, वन ऑफ आवर टॉप स्कॉट्स, हमारे लिए तो भाई हैं यार। मैं सर भी बोल सकता हूँ, आपकी मर्जी आपकी मर्जी। आप अच्छा, प्रोग्राम में हमें वसत ने भी ज्वाइन कर रहे हैं। फैजान, आप तो चैंपियन है, आपका तो ये मैदान है। कल से जो क्रिटिसिज्म सामने आया है, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि पहले भी हमने देखा है कभी कभी तलखी हो जाती है मैच के दौरान, टीम्स के दौरान, लेकिन ये हमने कंसिस्टेंट एक रवैया देखा इंडियन साइड से। थोड़ा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो ओवरऑल क्रिकेट की दुनिया में इसको सीरियसली लिया जा रहा है, ये इग्नोर हो जाएगा, और ख़ुद भारत के अंदर आपने क्या रिएक्शन नोट किया? नहीं, देखिए क्रिकेटिंग वर्ल्ड को इस बात की जो रियलाइजेशन है कि ये जो एक रवायत, जो एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है, जो किया जा रहा है, वो आगे जाके बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में ये हो रहा है, कल को दीगर और ममालिक के तनाज़ात होंगे, वहाँ इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इस पर कहीं रुकना होगा। और ये मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि कल इंडियंस ने ये कोशिश की कि वो मोहसिन नकवी जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह है, उनसे ट्रॉफी ना वसूल करे। ये मोहसिन नकवी की वो इंसल्ट नहीं, घर से तो नहीं लाए वो उस ऑफिस एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट को आप डिसरिस्पेक्ट करो, डिसरिगार्ड करो, आप पूरी एशियन क्रिकेटिंग कम्युनिटी को आप डिसरिगार्ड करो, आप स्पोर्ट्स के हर बुनियादी स्पिरिट को आप डिसरिगार्ड करो। जो शुरू से जिस तरीके से इंडियन अनफॉर्चुनेटली एक ज़माना था कि इंडिया के प्लेयर्स बड़े अच्छे दोस्ताना माहौल में क्रिकेट खेला करते थे, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, विराट कोहली जैसे लेजेंड्स, रोहित शर्मा को शायद पाकिस्तान में अच्छे स्पोर्ट्समैन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने खेलों में अपनी सियासी जो स्टेटमेंट
है वो कभी लेकर नहीं आया, बल्कि खेलों को उसी तरीके से लिया जिस तरह खेलों को लेना चाहिए। जो इंडियन प्लेयर्स हैं, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ऑल दिस प्लेयर्स, ये अच्छे स्किल वाले क्रिकेटर्स जरूर हो सकते हैं, बट दे विल नेवर बी रिमेंबर्ड एज ग्रेट या वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। जो स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए जो दरकार होती है ना, जो चीज़ कि वो अपहेल्ड करें आप स्पोर्ट्स के उसूलों को, स्पोर्ट्स की रूह को, उसकी धज्जियां बिगड़ दी। ये जो है आपने बात की ग्रेट्स की, हाँ, और मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द ग्रेट्स ऑब्वियसली कपिल देव साहब, ठीक है। तो अभी मैं ये जो बात है ना कि यार पहले भी हाथ नहीं मिलाया, अभी भी हाथ नहीं, और एंड ऑफ द मैच में तो मतलब मिलने से ये इनकार किया। तो कपिल देव का इसके ऊपर काफी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, पहले वो सुन लेते हैं तो फिर बस आगे बात करते हैं। When the cricket board or the country is given okay to you, go and play. And shaking hand is not a big thing. I don't think so it's a big thing. It's a new system come out. Everybody have to shake hand. 20, 30 years back, nobody used to shake hand. They just, after the toss also, they never shake hand. One thing, Rajdeep, everybody have to understand, they are the neighbor. And you want to have a good neighbors. They can say the same thing, we can say the same thing. The only way forward is you have to have a dialogue, you have to talk to them. Whatever happened yesterday, let's move on and for tomorrow, better tomorrow. तो कपिल देव साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि यार हाथ मिलाने में क्या हर्ज है, ठीक है। दूसरी बात है कि आपके पड़ोसी हैं, आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉलिटिकल कमेंट हो गया यहाँ कपिल देव से कि आपको कहीं ना कहीं बैठ के बात करना पड़ेगा, यू कैन नॉट चेंज योर। जरा जो कपिल जो बात कर रहे हैं ना, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। देखें कि स्पोर्ट्स का जो बुनियादी जो इसकी जज है वो ये जो इसका एसेंस है वो लोगों को करीब लाता है, यूनिफाइंग फैक्टर होता है। और हमने 20 साल पहले देखा कि किस तरह स्पोर्ट्स ने, क्रिकेट ने पाकिस्तान और इंडिया को कनेक्ट किया। 2004 से 2008 का जो एरा था, पाकिस्तान की टीम इंडिया गई, इंडिया की टीम पाकिस्तान आई, और ये मुसलसल ये लगातार 4-5 साल ये सिलसिला रहा। जब इंडियंस यहाँ आए तो आपने देखा किस तरह लोगों ने जबरदस्त अंदाज में वेलकम किया। इंडियंस जहाँ जाते थे पता चलता था कि इंडियंस हैं, उनसे लोग यहाँ पे पैसा नहीं लेते थे, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल्स में। इस तरह जब पाकिस्तानी जब वहाँ गए थे, मैं खुद सीरीज कवर करने गया था, तो बड़ा अच्छा रिसेप्शन होता था। बट यही चीज़ व्हाट आई स्टार्टेड टू बिलीव के स्पोर्ट्स की जो यूनिफाइंग पावर है ना कि लोगों को कनेक्ट करते हैं, तो जो वार मॉन्गर्स है ना, जो नफरतों के इसीलिए उस पर वार करते हैं, जिनकी सियासत चलती है, जो चाहते हैं कि नफरत ही फैलते रहे ताकि उनका दाल रोटी चलते रहे, तो वो स्पोर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि यार स्पोर्ट्स ऐसी चीज है या आर्ट ऐसी चीज है जो पाकिस्तान इंडिया को करीब ला सकती है, लेट्स टारगेट दीज टू इंडस्ट्रीज। अच्छा, आपने कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, आप कह रहे हैं कि वहां पे जो स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स हैं, जो यंगर जनरेशन आ रही है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और कुछ वो जर्नलिस्ट जो प्रॉब्ली आई वुड से कि हम यंगर से थोड़ा सा आगे की जो हमारी शायद जनरेशन है, वो भी हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, और मैं भी इससे आज़ाद नहीं हूँ। हम सब, अब जाहिर सी बात है जब एक माहौल ऐसा बन गया, और एक चीज़ ना, हम पिछले 12-15 साल से मुसलसल हम ये कहते आ रहे कि नहीं यार, स्पोर्ट्स को खेल से अलग, सियासत से अलग होना चाहिए। खेल और सियासत दो अलग चीज़ें, खेलों में सियासत मिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे बड़ा इस चीज़ को एडवोकेट करता रहा, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ऊंची आवाज़ में हम इस बात को कहते रहे कि नहीं यार, खेल सियासत अलग होनी चाहिए। 2023-24 तक हमारी यही राय होती थी। बट यार एक वक्त, एक हद होती है। कब तक आप बुली करते रहेंगे, कब तक आप डिक्टेट करते रहेंगे, कब तक आप अपने पैसे का। जब चैंपियंस ट्रॉफी के वाकयात हुए थे पाकिस्तान में होनी थी, और जब इंडिया ने बुली करना शुरू किया कि हम नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, उस वक्त जब हम ऑफकोर्स हम पाकिस्तान के जर्नलिस्ट होते हुए हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू लग रहे थे, मुझे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट की बातें मुझे बहुत बुरी लगी, जो टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे। यार, यू आर अ जर्नलिस्ट, इस तरह की जबान आप इस्तेमाल करोगे तो भाई फिर जो हमारे एक जर्नलिस्टिक एक दोस्ती होती है ना, फिर हम उससे भी उसको भी फरामोश कर देंगे। हम ये फिर यार, जब आप इस तरह के अटैक करोगे हमारे मुल्क पे, तो फिर देखिए, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे तनकीद करें, पाकिस्तान की रियासती पॉलिसीज पे तनकीद करें, लेकिन मुल्क पे बात ना करें। देखिए, गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग चीज है, मुल्क अलग चीज है। आप पॉलिसीज पे तनकीद करें, मुल्क पे ना करें। इंटरेस्टिंग बात इस पे, सॉरी शाहज़ेब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। शशि थरूर जी है तो कांग्रेस वाले, लेकिन आपको पता है कि स्पेशली ये पोस्ट सिंदूर सिनेरियो में काफी सरगर्म रहे हैं, और बीजेपी या कम से कम जो भारतीय हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसको इंटरनेशनल स्टेज पर लाए। अभी मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ा था, और वो कह रहे थे कि यार, एक तो वही आपकी बात कि अगर दहशतगर्दी आपके लिए एक मसला है और आप पाकिस्तान के साथ जोड़े, और जाहिर है शशि थरूर तो जोड़ रहे हैं, अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर आप पूरे मुल्क को आप एक तरह से कठेरे में
खड़ा कर रहे हैं ना, यू आर मेकिंग देम थिंक। और फिर वो ये कहता है कि यार ये जो हाथ मिलाने का मसला है ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि अगर हम दिखाना चाह रहे हैं, मतलब भारत दिखाना चाह रही है कि भाई हम एक ग्लोबल लीडर हैं, हम विश्व गुरु हैं, तो इस तरह की हरकतों से आपका कद बढ़ता नहीं है, बल्कि आप अपने आप को छोटा दिखाते हैं। और यहाँ पे इंडिया की जो, सॉरी आपकी बात जरा काट रहा हूँ, बट इंडिया अब ख्वाब देख रहा है 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी के। हाँ, तो फिर इस तरह की अगर वो हरकत करेगा तो फिर कोई जवाब नहीं है। आईओसी को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए इंडिया की बिड की अटेम्प्ट को। आईओसी ने रिसेंटली पिछले ही 6-8 दिन पहले एक स्टेटमेंट निकाला था उसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बाद, जिसमें कहा था कि इंटरनेशनल ओलंपिक चार्टर्ड का जो बुनियादी उसूल है वो ये कि खेलों को सियासत से पाक रखना। और उसने कंसर्न शो किया था विदाउट नेमिंग एनी कंट्री कि सियासी वजूहात की बुनियाद की वजह से या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो प्लेयर्स को एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, वीजा प्रॉब्लम हो रही है या टूर्नामेंट इफेक्ट हो रहे हैं, किसी इवेंट का नाम नहीं लिया, बट बहुत सारे जो नुकात जिस पे कंसर्न शो किया था आईओसी ने, वो इंडिया वो एक्शन कर चुका है पिछले 6-8 महीनों में। तो मतलब आई थिंक इनडायरेक्टली डायरेक्टली है ना। अब आप उस तरह के तमाम काम कर रहे हैं और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ओलंपिक्स को भी आप करें, नहीं देखिए, क्रिकेट को ओलंपिक में लेके जाना चाह रहे हो और क्रिकेट को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि जो होना था वो हो गया, उसके बाद आपकी जो क्रिकेट मैनेजमेंट है, कोई कार्रवाई होगी, कोई हौसला शिकनी होगी, या दे विल जैसे कि यार इंडिया इतना बड़ा प्लेयर है, ये है बस ठीक है जो हो गया? क्योंकि अगर नहीं होगा कुछ तो नथिंग विल स्टॉप। देखिए वही ग्लोबल क्रिकेट को अब देखना होगा। आईसीसी एज अ बॉडी इस वक्त हेडेड बाय इंडियन, सीईओ भी उसके इंडियन है। बतौर आईसीसी शायद इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई बहुत बड़ा कोई इसमें इकदाम उठाया या बहुत स्ट्रिक्ट। उसने तो अब तक सूर्या कुमार यादव वाले मामले पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। बट ग्लोबल क्रिकेटिंग बॉडीज को ये सोचना पड़ेगा कि यार ये कब तक ये बुलीज एक बोर्ड की बुलिंग की वजह से हम बुली होते रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का वाकया उनके सामने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की वजह से तमाम टीमों को सफर करना पड़ा। आप देखें ना, टीम्स यहाँ खेल रही थी, फिर दुबई जाना पड़ता था, फिर और एक टीम को सिर्फ एडवांटेज मिलता था एक ही वेन्यू पे खेलने का। ये कौन सी क्रिकेट है? इनफैक्ट अब बीसीसीआई की वजह से पाकिस्तान को क्योंकि स्टैंड लेना पड़ा, तो अब एक पाकिस्तान की टीम विमेन वर्ल्ड कप हो रही है, वो कोलंबो में अपने मैचेस खेलेगी, दीगर तमाम टीमें फिर कोलंबो आके पाकिस्तान के साथ ट्रैवल करेगी। इसी तरह जब अगले मेंस का T20 वर्ल्ड कप होना है उसमें भी यही फॉर्मूला होगा। तो भाई एक मुल्क के बुलिंग एटीट्यूड की वजह से, एक मुल्क की हदधर्मी की वजह से पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड सफर करी। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट तमाम जो दीगर क्रिकेटिंग बोर्ड्स है ना, उनको भी सोचना होगा कि भाई इनफ इज इनफ। आपके पास पैसा है, लेकिन वो पैसा सिर्फ इंडिया वर्सेस इंडिया का पैसा नहीं है, वो पैसा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये इनका पैसा है। आपकी क्रिकेट सिर्फ इंडियन क्रिकेट के गिर्द नहीं है, इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज। मतलब आप बड़े बड़े खिलाड़ी हो लेकिन आप पूरी खेल नहीं हो इन अ सेंस। ये फिजान अब बात करें अगर हम क्रिकेट कम्युनिटी की, और यहाँ पर मैं बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं कम्युनिटी से जी वो सर आवाज आ रही है। जी बोलें, सॉरी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूं। हाँ बताएं सॉरी। जी अच्छा, बात यह है कि अगर आपका मुकदमा ये बनेगा कि खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए, तो माफ़ कीजिएगा, आजकल के ज़माने में ये मुकदमा इसलिए नहीं चलेगा कि दिस इज़ वेरी रिलेटिव थिंग कि फ़लस्तीन का झंडा या फ़लस्तीन की बात करेंगे तो हो सकता है आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करें और ये उम्मीद रखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है और जितना पैसा इन्वॉल्व है और जो बैकिंग है उसके होते हुए अगर आप ये समझते हैं कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि इससे निकल आना चाहिए। आपका जो पूरा मुकदमा है वो सियासत की अगर आप बात करेंगे कि सियासत नहीं होनी चाहिए, उसकी मैं 10 तावीलें पेश कर सकता हूं, लेकिन आपका मुकदमा टेक्निकल होना चाहिए कि ग्राउंड का डिसिप्लिन क्या टूटा है या नहीं। अगर टूटा है तो जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसके कौन कौन से रूल्स तोड़े गए हैं, उसकी बुनियाद पे अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो शायद आपको कोई फल मिल सके उसका। देखिए डिसिप्लिन तो टूटा है, रवायत तो टूटी है। आप देखें ना, कहाँ आज से पहले ऐसा होता था कि एक टीम ये कहे कि मैं फलां प्रेजेंटर से बात नहीं करूंगा, मुझे फलां ही प्रेजेंटर चाहिए। कल जो हमने टॉस पे देखा वो पहली बार देखा कि 2 प्रेजेंटर आए थे, इंडियन कैप्टन से बात करने के लिए इंडियन प्रेजेंटर, पाकिस्तानी कैप्टन से बात करने के लिए पाकिस्तानी प्रेजेंटर। आई मीन क्या मजाक बना के रखा हुआ है यार आपने। यार आप न्यूट्रल प्रेजेंटर को भी मान नहीं रहते। ऑप्शन मौजूद था कि न्यूट्रल प्रेजेंटर आ जाए। इसका फैसला टीवी स्क्रीन पे नहीं होगा। गवर्नमेंट को और हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसको टेक्निकली ये सारी चीजें पेश करनी पड़ेंगी कि ये नंगे तौर पे डिसिप्लिन तोड़ा गया है। सिर्फ सियासत की बात करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल ये, जैसे वसत ने कहा कि डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन टूटा है, कन्वेंशन टूटा है, कोई रूल टूटा है, क्योंकि उसकी सज़ा उसके हिसाब से तय होगी ना। एक चीज़ ये है, मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैंने आपको सलाम नहीं किया, आप कहते हैं यार ये बदतमीज़ी है, लेकिन अब ये खिलाफ कानून तो नहीं है ना ये बात। तो जो कुछ इन्होंने किया है वो आपके ख्याल में हाउ सीरियस इज इट? देखें कुछ चीज़ें बड़ी वो है, एम्बिग्विटी सी है, एम्बिग्वेसी, बट अगेन आप किस तरह डिफाइन करते हैं। आप कहते हैं खेल में स्पिरिट को अपहेल्ड करना है। स्पिरिट की डेफिनेशन आप देखते हैं तो स्पिरिट में आता है अपोनेंट को रिगार्ड करना, कर्टेस होना अपोनेंट के साथ। अब आप हाथ ना मिला के तो आप कोई रिगार्ड शो नहीं करें ना, तो आप इस देखें बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे बाहर तो कहीं ये नहीं कहते कि हाथ मिलाना लाजमी है, बट ये कहते हैं कि ओपोनेंट स्पिरिट के साथ खेलना है, ओपोनेंट को रिगार्ड देना है। तो ये आप रिगार्ड तो नहीं दे रहे ना, हाथ ना मिला के। बिल्कुल, देखिए वही बात है। देखिए यहाँ पर क्रिकेट में, आई मीन क्योंकि इंग्लिश स्पोर्ट ही है ना, तो आधी चीजें तो उनकी चलती हैं ऑन कन्वेंशन एंड ऑन ट्रेडिशन, ठीक है। तो वसत ये फिर यहाँ पर हम जाहिर है कि ये नहीं है कि कोई देखे शिक 15.2 में ये लिखा हुआ है कि आपने हाथ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना, ऑफ कोर्स ये कानून के खिलाफ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ये जो बिहेवियर है, अगर ये डिसिप्लिन के डोमेन में नहीं आ रहा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। 1972 का जो म्यूनिख ओलंपिक हुआ था, उसमें सेमीफाइनल में मगरबी जर्मनी से पाकिस्तान हार गया था। सिल्वर मेडल को पाकिस्तान के 13 खिलाड़ियों ने गले में पहनने की बजाय हाथ में घुमाया, और एक शहनाज शेख ने तो उसे जूते में रख के जो है घुमाया था। तीनों जो उनके कमेंटेटर्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने इश्तियाल दिलाया। इतना इश्तियाल हुआ कि भुट्टो साहब ने को मशवरा दिया गया कि जो रेफरी है वो चूंकि अर्जेंटीना से है, सर्विटो, तो उसके मुल्क से आप एहतजाज करें। इस लेवल पे हुआ कि अच्छा, जर्मन झंडे को उन्होंने सलामी नहीं दी, तराना सुना तो मुंह मोड़ लिया वो। बहरहाल अच्छा। देखें, अगर अब आपकी बात में मान लूं कि ये अखलाकी ज़ाब्ता वगैरह है, तो टेक्निकली वो भी उन्होंने गेम खेली थी, गेम हारे, उसमें भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं रही। उसके बावजूद पूरी पाकिस्तानी टीम को 1 साल के लिए बैन करार दिया गया। 1973 का वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सके, और जो तीनों कमेंटेटर्स थे उनकी आइंदा पाबंदी लगा दी गई कि वो कमेंट्री नहीं करेंगे। लेकिन आज अगर ये सूरत हाल है, जो न्यू नॉर्मल है, अगर आज बैन ही यही वाकया हुआ है ऑलमोस्ट जो दुबई में हुआ है, लेकिन कुछ नहीं होगा, उसकी वजह है कि न्यू नॉर्मल सेट हो गए। मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूं साहब। आईसीसी आईओसी नहीं है, आईओसी बड़ी तगड़ी बॉडी है। मैं आपको एक मिसाल दूं, कुछ साल पहले इंडिया में होस्ट होने थे ओलंपिक शूटिंग के क्वालिफायर्स। इंडिया ने पाकिस्तान के शूटर्स को वीजा नहीं दिए थे, तो आईओसी ने इंडिया से सिंपल कह दिया था कि भाई अगर आप वीजा नहीं दोगे हम आपसे इवेंट ले लेंगे, आप वीजा दो या इवेंट से आपको हाथ धोना पड़ेगा। इसी तरह आईटीएफ टेनिस की तंजीम, पाकिस्तान में डेविस कप का मैच खेलना था इंडिया ने, इंडिया की टेनिस टीम ने, इंडियन टेनिस टीम बहाने बनाने लगी कि हमें सिक्योरिटी रिस्क है। आईटीएफ ने कहा नहीं भाई बिल्कुल क्लियर है, हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है, आप आके खेलें वरना आपके पॉइंट्स फॉरफिट किए जाएंगे। आके खेलना पड़ा। आईसीसी में वो जुर्रत नहीं है, आईसीसी को यहां पे अपने आप को थोड़ा सा जुर्रतमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आईसीसी क्यों वीक पड़ती है? क्योंकि दीगर बोर्ड्स लालची है कि हम इंडिया से खेलते हैं तो पैसा आता है, और वही बात जब दीगर बोर्ड्स ये तय कर ले कि यार हमें इंडिया के पैसे की जरूरत नहीं है, हम अपना पैसा बना सकते हैं, तब जाके फिर इंडिया को आप काबू कर सकते हैं। अगर आपके तमाम बोर्ड्स इसी गिर्द घूमते रहे कि यार हम इंडिया से खेलेंगे, हमारा रेवेन्यू 4 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट की बहुत बड़ी मार्केट है, तो भाई फिर आप बोली होते रहेंगे। पैसे का जो दखल आ गया है, पैसा सबसे बड़ा गुरु है। आपकी बात अखलाकियात को आजकल ठीक है, हम सुन लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पैसा अगर है तो बस ये आइडियलिज्म हम अपने तक ही रख सकते हैं। ये आइडियलिज्म जैसे 1999 में जब कारगिल जंग हो रही थी, स्टैंड्स में भी मैनचेस्टर में लड़ाइयाँ हुई थी बिटवीन द फैंस, हाथ फिर भी मिलाया गया था, लेकिन बिल्कुल इट इज लेकिन ये एक अच्छा वसत साहब ने एक हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया, क्योंकि आजकल की जो बहस चल रही है उसमें हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा पावरफुल बॉडी है तो एक्शन लेगी, लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज हाथ मिलाने से शाहरुख भाई वाकया याद आया, इराक के एक एथलीट ने इसराइल के एथलीट से हाथ नहीं मिलाया था, उसका ओलंपिक से एक्सपेल कर दिया था। लेकिन फर्क साफ जाहिर है। फैजान बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने चटपटी गुफ्तगू की हवाले से। हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि गजा में 2 बरस से जारी नस्ल कुशी, कत्लेआम, उसको रोकने के लिए व्हाइट हाउस में क्या बात हो रही है उसका जिक्र करेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त व्हाइट हाउस में अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम और इश्तिहारी मुजरिम
बेंजामिन नेतन्याहू की एक मुलाकात जारी है, कुछ वक्त में शायद एलामिया भी सामने आ जाए। और ये वह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि अभी आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजराइल को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी वही रिवायती स्पीच की कि जी हम बस अभी और भी हमने आगे बढ़ना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन ज़्यादातर उनके सामने खाली कुर्सियाँ ही थी क्योंकि जो अक्सरियत थी वहाँ पर डेलीगेट्स की, उन्होंने वॉकआउट किया। अच्छा, अब खबर ये आ रही है और ये टाइम्स ऑफ इजराइल और वॉशिंगटन पोस्ट में बिलखसूस इस पर रिपोर्टिंग हो रही है और रॉयटर्स में भी, कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक 21 नुकाती अमन मुआहदा पेश किया है बेंजामिन नेतन्याहू पर और कहा जा रहा है कि ट्रंप काफ़ी गुस्से में और कह रहा है कि जी अगर तुमने इसको नहीं माना तो फिर देख लेना क्या होगा। ये हमने जो इस तरह की कहानियां हमने कोई मेरे ख्याल के 2-3 दर्जन बार तो हमने माजी में सुनी हुई है, शाज़ेब और वसत, कि जी वाइट हाउस बड़ा खफा है लेकिन और ये हमारी रेड लाइन है, लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि कोई चीज़ नहीं बदलती। अच्छा, अभी तक जो मीडिया में जो पॉइंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और मैं एक बार कहूँगा कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग है कि इस अमन मुआहदे के मुताबिक पहले तो एकदम जंगबंदी होगी जिसमें इजरायली फ़ौज फिर आगे नहीं बढ़ेगी, फिर मरहलावार वहाँ से गज़ा से इजरायली फ़ौज का इनखला होगा, लेकिन इसकी कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं है। अच्छा, इन रिटर्न इजराइल ये भी प्लेज करेंगे कि जी हम वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करेंगे और हम दोबारा कतर पर हमला नहीं करेंगे। और बल्कि मज़ेदार बात ये भी है कि इजराइल के चैनल 12 पर यह रिपोर्टिंग हो रही है कि ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक तरह से क्या किया, फोर्स किया कि वो कतर के अमीर को फोन करके उनसे माफी मांगे। सॉरी बोलो, अभी बोलो, अब हैंडशेक करो। अगेन इन चीज़ों की कोई अभी इस वक्त कन्फर्मेशन नहीं है। अच्छा, मुआहदे के मुताबिक इजरायली कैदी जो इस वक्त हमास के पास हैं वो उनको रिहा किया जाएगा। 20 इस वक्त जिंदा हैं इतलात के मुताबिक और 24 उनकी लाशें हैं। एंड इन रिटर्न इजराइल तकरीबन 2500 फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा, उसके साथ उनकी लाशों को भी रिहा करेगा। और जहाँ तक हमास की बात है तो हाँ, हमास के बारे में ये कहा जा रहा है कि आप अपने हथियार डाल देंगे और ये क्रूशल बात है, जिसके बाद एक टेम्पररी इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कायम की जाएगी गजा में और इसकी सिक्योरिटी अरब और बैनुल अक़वामी फ़ौजें गारंटी करेंगी। इस पॉइंट पर आपको मैं ये भी बताऊं कि अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी एक ट्वीट आई है हाल में ही पिछले घंटे में, जिसने उन्होंने खैर मकदम किया है इस 20 पॉइंट, उन्होंने 20 पॉइंट का कहा है, यहाँ पे 21 भी बात हो रही है पीस प्लान का, और कहा है कि जी यही एक तरीका है, 2 रियासती हल ही हल है इस खित्ते के मसलों के लिए। अच्छा, पीस प्लान के मुताबिक कम से कम जो रिपोर्ट किया जा रहा है, रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक भी भेजे जाएंगे। गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, जहां पर रोज़ाना फ़लस्तीनियों का कत्ले आम होता है, उसको डिसबैंड किया जाएगा और फिर अगले 5 सालों के लिए ट्रंप डेवलपमेंट प्लान के तहत गजा को रीबिल्ड किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल हमेशा ये रहा है कि गजा के लोगों का क्या बनेगा। आपने वो ट्रंप रिवियरा का प्लान आपको याद होगा, तो इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि किसी को ज़बरदस्ती गजा से बाहर नहीं भेजा जाएगा और जो वापस आना चाह रहे हैं उनको वापस आने की इजाज़त दी जाएगी। ये कहना बहुत आसान है, कहना बहुत और इजराइल की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जो दाएं बाजू के लोग हैं, कट्टर फार राइट वाले, वो अभी देखेंगे कि उनका क्या टेंट्रम है। अभी हमास की तरफ से भी इस पे कोई रिस्पांस नहीं आया है। जो पिछली जो इतलात थी मेरे पास कि हमास कह रहे हैं कि अभी हमें ऑफिशियली ये पीस प्लान नहीं दिया गया, लेकिन लग रहा है कि चीज़ें इसी नहज जा रही हैं। आपको पता है कि अभी अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की भी एक बड़ी मीटिंग हुई थी, इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की थी और रूमर्स तो यही बात हो रही है कि एक इंटरनेशनल पीस फोर्स कायम की जाएगी। लेकिन अगेन जैसे कहते हैं ना, मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, तो अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। बहुत इफ्स एंड बट्स। पहले हमने बात की कि बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये वाकई अमन प्लान है या जो 2 साल में वहाँ पे कत्लेआम हुआ है और जो वहाँ पे पूरा ब्लड बाथ हुआ है, अब जाके सिर्फ वो खून को पहुँचना है और उसके ऊपर कुछ और बनाना है। जी वो सर, इसमें 2 पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है।
कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार है, यानी अब तक तो ये था ना कि UNRWA सबसे बड़ी एड एजेंसी होती थी फ़लस्तीनियों की। इसमें एक पॉइंट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है वो महज इंसानी इमदाद तक महदूद होगा। यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें मंजूर की हैं या जो भी फैसले हैं वो गए तेल लेने, सिर्फ ये है कि ये एक NGO के तौर पे उन्हें शायद इजाज़त दी जाए मशरूत तौर पे जैसे बाकी एजेंसियां। दूसरा जो कैच है वो ये है, कई दिनों से टोनी ब्लेयर की पर्ची हो रही है, टोनी ब्लेयर जो है उसको शायद हेड करें। टोनी ब्लेयर ना हुए कोई और हो, मोस्ट लाइकली कोई वेस्टर्न एक्स लीडर या रिटायर्ड बंदा ही होगा। अरब फौज के आगे जो हमास हथियार डालेगी, अरब फौज का मतलब जो मैं उर्दू में समझा हूं वो ये है कि संतरी जो हैं वो मुसलमान ममालिक के होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसमें मगरिब डोमिनेट करेगा। उसमें ये तय नहीं है कि इसराइली फौज का जो मरहलावार इनखला है उसकी रेड लाइन क्या है, ये भी तय नहीं है कि इवेंचुअली जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी टेक ओवर करेगी गजा को वो कब करेगी, कितने साल बाद करेगी, 5 साल बाद, 50 साल बाद या क्या। ये इस तरह का प्लान है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक दफा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिफॉर्म किया जाएगा फिर वो टेक ओवर करेंगे, तो उसमें तो 100 साल भी लग सकते हैं। तो एनीवे अभी इट्स ऑल अप इन द एयर। इस पे जैसे ही हमें और मजीद डिटेल्स आएंगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक और इजराइल की हम बात कर रहे हैं तो एक और हाल में कंट्रोवर्सी हुई है और आपने यकीनन कई चैनल्स पर देखा होगा, कई वीलॉग, कई सोशल मीडिया पर इसके ऊपर लंबे लंबे थ्रेड्स हैं। और इस कंट्रोवर्सी के मरकजी किरदार हैं डॉक्टर शमा जुनेजो। डॉक्टर इसलिए क्योंकि बज़ाहिर उनके पास एक PhD है इन मिलिट्री एथिक्स। बज़ाहिर नहीं है, डिग्री है। मैं बज़ाहिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कभी मिलिट्री एथिक्स की PhD के बारे में नहीं सुना, लेकिन यकीनन है इट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर और ये एक इट्स अ रियल थिंग। ठीक है। अच्छा, जहां तक शमा जुनेजो साहिबा की बात है तो ये कंट्रोवर्सी शुरू कहां हुई? जब यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में एक इजलास सेशन हो रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पर उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ज़ाहिर है जो वजीर दिफा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने शिरकत की थी और इनके बिल्कुल पीछे शमा जुनेजो साहिबा बैठी हुई थी। अगर वो तस्वीर है हमारे एज ए डेलीगेट। ठीक है। अब जैसे ये तस्वीर आई तो शमा जुनेजो इज क्वाइट एक्टिव सोशल मीडिया पर, लॉट ऑफ पीपल लाइक हर, मेनी मोर पीपल डोंट लाइक हर। तो उन्होंने ये लेकर ये बात वायरल कर दी। उनकी कुछ पुरानी ट्वीट्स मंजर आम पर आई जिसमें उन्होंने बज़ाहिर इजराइल को काफ़ी सपोर्ट भी किया है। और इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि इजराइल का आपको पता है कि एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है @Israel के नाम से, गवर्नमेंट की है। तो ये मेरा ख्याल है शमा जुनेजो साहिबा वाहिद पाकिस्तानी है, वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल इवन ग्लोबली जिसको इंडिविजुअली इजराइल के अकाउंट ने मुखातिब किया है, रिप्लाई किया है, गप्पे चल रही हैं। तो ये एक थोड़ी सी अजीब और गरीब बात है। लेकिन ये किस टाइम पीरियड की है? ये है, यस, दिस इज अराउंड 2018 से लेके 2022 फरवरी 2023 में आखिरी इसकी इंटरेक्शन थी। कई साल से बातें चल रही हैं और भी बातें हैं। एक वक्फा लेते हैं, फिर मजीद रोशनी डालते हैं। जी, बात हो रही है डॉक्टर शमा जुनेजो की। तो माजी में उनकी काफ़ी मुलाकातें भी रही हैं और ये सब उनकी अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर है। कोई ट्वीट उन्होंने अभी तक डिलीट नहीं की, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। इजरायली सफारतकार शैरोन बार्ली और फॉर्मर इजरायली डिप्लोमेट इलाद रैटसन जो इसराइल के एक्सपर्ट ऑन डिजिटल डिप्लोमेसी हैं, उनके साथ भी इनकी मुलाकातें रही हैं। और हाँ, माजी में बिल्कुल ये वो बात खुद मानती हैं कि वो इस हक में थी कि इजराइल को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि ये उस वक्त की बात है जब इब्राहिम अकॉर्ड्स साइन हो रहे थे और इस पर डिबेट हो रही थी। लेकिन इन द पास्ट प्रो इजराइल स्टांस इनका रहा है। इनका ये भी कहना है कि 7 अक्टूबर के बाद फिर इनका व्यू काफ़ी चेंज हुआ है। क्या ये बात सच है? मेरा ख्याल है तकरीबन 90% सच है, क्योंकि 10 अक्टूबर 2023 को इनकी एक ट्वीट आती है जिसमें वो इजरायली आयरन डोम को प्रेज कर रही हैं कि लुक एट दिस वंडरफुल फायरवर्क्स वगैरह। लेकिन उसके बाद, और ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए, कि कई बार इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल भी करार दिया है। गजा में जो नस्ल कुशी हो रही है उसको बाकायदा नस्ल कुशी करार दिया गया है। एक ट्वीट नहीं है, इस तरह की दर्जनों ट्वीट्स हैं फ्रॉम लेट अक्टूबर 2023 टिल नाउ।
अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर शमा जुनेजो एक ज़माने में उनकी पीएचडी के बारे में तो मैंने बताया, एक ज़माने में वो काफ़ी पीपीपी के करीब थी या करीब होने की कोशिश कर रही थी। पिछले कई सालों में उनका रुझान नून लीग की तरफ ज़्यादा रहा है। ये लंदन में रहती हैं, तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इनकी जो नून लीग की क़यादत है लंदन में, उनके साथ काफ़ी ताल्लुकात कायम हुए और पिछले साल 2024 में इनको एक तमगा इम्तियाज़ भी अवार्ड किया गया जर्नलिज्म की फील्ड में। इंटरेस्टिंग राइट। तमगे तो बढ़ते हैं, उन्होंने एहसन इकबाल और वजीर आजम शहबाज शरीफ को इसका क्रेडिट दिया था। अच्छा, अब एक मैं जनरल बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि इजराइल हमेशा तलाश में होते हैं कि इस तरह के किसी भी मुस्लिम ममालिक में, और बिलखसूस वो मुस्लिम ममालिक जिनके ताल्लुकात नहीं हैं इजराइल के साथ या जिनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर लोगों को कल्टिवेट किया जाए। कुछ नाम हमारे सामने आते हैं, उन पर पहले भी शो पे जिक्र किया होगा, जैसे अनीला अली साहिबा पर पहले भी हमने बात की है। अक्टूबर 2023 में इन्होंने बाकायदा एक प्रो इजराइल रैली से खिताब किया था कि जी हमें सब, ये वही है ना जिनको यहाँ कोई नहीं जानता, जिनको यहाँ पर कोई नहीं जानता। इनकी भी एक दो तस्वीरें हैं विद डिफरेंट पॉलिटिशियंस, लेकिन वो तस्वीरें लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। और इन्होंने फिर इजरायली सदर इज़ाक हर्ज़ोग के साथ भी इनकी मुलाकातें हैं। और फिर जाहिर है अहमद कुरैशी साहब, आपको याद है एक ज़माने में PTV पर मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है कि जेरूसलम के सबब में हो, मुझे नहीं पता। उन्होंने भी कई दौरे किए हैं इजराइल के ड्यूरिंग दिस जेनोसाइड, काफ़ी वोकल सपोर्टर रहे हैं इजराइल के। फिर इसी साल 2025 मार्च में कोई 11 लोगों का वफ्द गया था पाकिस्तान से, या कम से कम पाकिस्तानी थे, टू इजराइल। कुछ प्रोड्यूसर्स कहते हैं अपने आप को, कुछ जर्नलिस्ट हैं, ज़्यादातर उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। सबीन आगा जो यहाँ पर भी काम करती थी एक ज़माने में, यहाँ पाकिस्तान में सहाफ़त में इन्वॉल्व रही हैं, उन्होंने बाकायदा अपने नाम के साथ कहा है कि जी हमें तो यहूद दुश्मनी सिखाई जाती है। जब मैं इजराइल पहुँची तो मुझे पता लगा कि यार यहाँ पर तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का सीन है। और फिर एक और चीज़ मुझे मेंशन करनी चाहिए कि एक यूरोपियन इमामों का भी वफ्द गया था टू इजराइल, और उन्होंने कहा था कि जी हम अमन के पैगाम के साथ आए हैं। अरबी में इजराइल का कौमी तराना भी गाया, और एक बड़ा मज़ेदार सीन हुआ इनके साथ। अगर वो वीडियो है हमारे पास तो हम चला दें कि ये वो इमाम साहब हैं, इनका नाम है यूसुफ मसबे, और ये बैठे हुए एक इजरायली के साथ, उनके हाथ चूमने की कोशिश करते हैं, इजरायली अपना हाथ पीछे खींच लेता है। तो ये है आपकी औकात। इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं ये नॉन स्टार्टर्स ये होते हैं, इस तरह के होते हैं। और मतलब ये जो कुछ हुआ है, लेकिन ना इस वक्त हम बात क्यों कर रहे हैं शमा जुनेजो पे? बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी अपनी गवर्नमेंट ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि मैं जानता नहीं हूँ ये कौन बैठी हैं, हमें पता नहीं कैसे पहुंची, जबकि पूरा एविडेंस है कि आप उनके साथ उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उनके साथ हैं। तो वो सर आपने इसको कैसे देखा? लंदन में बैठे हैं आप, ये कंट्रोवर्सी हाउ इज इट पैनिंग आउट? यार बात ये है कि अगर ये बेचारी जो हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो पीछे बैठी हुई उनकी तस्वीर ना होती तो आज हम इतनी बात भी ना कर रहे होते। और वो जो आपने पस मंज़र बताया है वो भी शायद हमें बताने का या दूसरों को सुनने का मौका ना मिलता। सवाल ये किसने शामिल किया इस पे? BBC ने पूरा प्रोटोकॉल वगैरह जो है उस पर तहकीक की है, बाकायदा छानबीन होती है। फॉरेन ऑफिस ने ज़ाहिर फौरन लाताल्लुक़ी का ऐलान कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने पहले कहा कि वो तो जानते ही नहीं है इस शख्सियत को, लेकिन उन्होंने फिर तस्वीरें ज़ाहिर दे दी कि जी आप ही खड़े हुए गालिबन। सवाल ये है कि अच्छा स्पीच राइटर शमा जुनेजो ने जो वजाहत की, जी मैं प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच राइटर पैनल है उसमें शामिल थी। अब स्पीच राइटर पैनल जो है वो 4-5 अफराद पे मुश्तमिल होता है, तो फिर वो 4-5 अफराद भी उस जगह बैठे, उस हॉल में बैठे होने चाहिए थे। तो क्या ये चीफ स्पीच राइटर हैं या इन्हें नॉमिनेट किया गया है? PM ऑफिस अब तक चुप है, फॉरेन ऑफिस का मैंने आपको बता दिया। तो फिर सवाल ये है कि इन्हें किसने दाखिले की इजाज़त दी, इनका पास किसने बनवाया? तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि कोई होंगे बाअसर नामालूम अफराद जिनका नाम ना फॉरेन ऑफिस ले रहा है ना PMA ऑफिस ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। मेरा तो ये हमारी सरकार का गड़बड़ घोटाला समझ नहीं आता है। टोपी घुमाना इस वक्त टोपी घूम रही है और एक खामखा की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। आपका इतना सक्सेसफुल ट्रिप वैसे अदरवाइज और ओवरशैडो हो गया एक फजूल की कंट्रोवर्सी थोड़ी देर के लिए। और टोपी नहीं घूम रही, वो यरमुल्का घूम रहा है।
Anyway, अब हम इस मौजू को यहीं छोड़ते हैं, ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान में हमारी एक अक़लियती बिरादरी कि उसके साथ आए दिन यहाँ पे क्या क्या होता है। पाकिस्तान में आए दिन आती हैं कहीं ना कहीं से कि जहाँ पे शहरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो पामाल होते हैं। हमारा आइन कहता है कि सब शहरी बराबर हैं, चाहे वो मजहबी अक्सरियत में हो या अक़लियत हों, अक़लियतों के भी हुकूक हैं। लेकिन एक बिरादरी ऐसी है जो मुसलसल फ़ील करती है कि हम परसिक्यूशन का शिकार हैं, हम ना ज़िंदा महफूज हैं ना मर कर महफूज हैं। बात है अहमदी बिरादरी की और रिपोर्ट आई सियालकोट के गाँव पीरोचक से, जहाँ 21 सितंबर को एक ख़ातून की वफ़ात हुई। उनकी तदफ़ीन जब करने की कोशिश की गई तो वहाँ पे रुकावट डाली गई और फिर अहमदी बिरादरी के ख़िलाफ़ मजहबी मुनाफरत फैलाने की और लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। ये मामला कई दिन तक वहाँ चलता रहा और फिर 28 सितंबर को वहाँ पे एक हजूम जमा हुआ। वो डंडे लेकर आए, वो अटैक करना चाहते थे, उन्होंने लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि उन्होंने धमकियां दी कि आप यहाँ इस इलाके से निकल जाएं वरना फिर नताइज के ज़िम्मेदार आप होंगे। अब ये वाक़यात हमारे यहाँ नए नहीं हैं, ये अफसोसनाक वाक़यात हैं, बार बार होते हैं। लेकिन इस वाक़े में जो रिपोर्टिंग सामने आई है, मैंने BBC की रिपोर्ट भी देखी, उसमें पुलिस ने बड़ी बरवक्त कार्रवाई की और उन्होंने कोशिश की कि जो मुश्तल हजूम जलाओ घिराव करना चाहता था, लोगों को दुकानों को जलाना चाहता था, उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है पुलिस आउट नंबर होती है और इस केस में भी ये था कि उन्हें लगा कि हम नहीं संभाल पाएंगे, तो उन्होंने मज़ीद नफरी वहाँ पे तलब की। वो वहाँ पहुँची और फिर मुज़ाहिरीन को उन्होंने मुंतशिर किया और सिचुएशन पर काबू पाया। उसके बाद से हमने देखा है, बयान सामने आया है DPO सियालकोट का और उन्होंने कहा है कि हमने कोई 250 लोगों के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए हैं, 17 मुल्ज़मान हमने पकड़ लिए हैं और दीगर के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इससे थोड़ा सा ये ज़ाहिर होता है कि रियासत अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करती है और जहाँ पे ऑफिसर्स अच्छे हों, उनमें हौसला हो, तो वो इंटरवीन करके फितना फसाद खून खराबा उससे बचा भी लेते हैं। जिस कब्रिस्तान पे तनाज़ा है उसमें अहमदी बिरादरी का कहना है कि अक्सरियत हमारी यहाँ पे दफन है, वहाँ पे दीगर लोग भी हैं, लेकिन इसका तस्फिया होना बाकी है क्योंकि 3 साल से वहाँ पर उनको किसी को दफनाया नहीं दिया जा रहा। ये पहला वाक़या नहीं है, थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आपके सामने जायज़ा पेश करता हूँ। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन कहता है कि पिछले 40 बरस में कोई 280 अहमदी शहरी अपने अकीदे की वजह से इस मुल्क में कत्ल हुए हैं। कोई 215 अहमदी शहरियों को उनके अकीदे की वजह से हमलों का निशाना बनाया गया। अगर हम सिर्फ सन 2023 की बात करें तो उसके इब्तदाई 9 माह के दौरान कोई 39 ऐसे वाक़यात हुए जब अहमदी शहरियों की जो लाशें हैं तदफीन के बाद कब्रिस्तान से निकाल ली गईं। 99 वाक़यात ऐसे जब उनके कब्रों की बेहरमती की गई और फिर 90+ वाक़यात ऐसे हैं जबकि उनको कब्रिस्तानों में तदफीन करने से मना किया गया। ये एक हमारे यहाँ हमारे गांव देहातों में बाज़ इलाकों में एक रविश है जिससे पाकिस्तान बदनाम होता है, इन शहरियों का अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे मीडिया में, हमारे हायर लेवल पे इन इशूज़ पे सब लोग बात करने से घबराते हैं। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इस इशू को भी हमें देखना है कि ऐसे वाक़यात ना हो। और जिस तरह सियालकोट पुलिस ने इस वाक़े में अपनी बरवक्त कार्रवाई की है, अगर कानून इस तरह से हरकत में आ जाए तो बहुत सारी मासूम जानें शायद बच जाएं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। शब बख़ैर।